हेलो, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम भारतीय इतिहास में पिछली कक्षाओं में अशोक के बारे में देख रहे थे और अशोक के स्तंभों को देख रहे थे। अब उसके आगे की तरफ बढ़ा जाएगा, ठीक, जिसमें हम अशोक के अगले स्तंभ लेखों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, तो देखा जाए आगे की तरफ चलने के बाद। तो हम पढ़ रहे थे अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख। ठीक, अशोक के स्तंभ लेख ये जो है दीर्घ, कौन से हैं? दीर्घ, बड़े वाले स्तंभ लेख दीर्घ। ठीक, अशोक के जो ये स्तंभ लेख हैं, याद रखिएगा, ये इनकी संख्या 7 है। इनकी जो संख्या है वो है 7। कितना? संख्या 7। ठीक, कुल 6 स्थानों से प्राप्त हुई है। 6 जो प्राप्त हुई है, इनकी संख्या 6 स्थानों से। कहां से? 6 स्थानों से प्राप्त हुई है, प्राप्त हुई है। 6 स्थानों से क्या हुई है? प्राप्त हुई है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। तो आज हम देखेंगे अशोक के स्तंभ लेख में दीर्घ में पहला शिलालेख। पहला स्तंभ लेख, शिलालेख तो हो गया। पहला स्तंभ लेख मेरठ, अब दिल्ली में है। ठीक, मेरठ स्तंभ लेख, मेरठ स्तंभ लेख, मेरठ स्तंभ लेख। इसके बारे में देखा जाएगा, मेरठ स्तंभ लेख के बारे में। यह मेरठ से प्राप्त हुआ था। देखिएगा, मेरठ स्तंभ लेख यह मेरठ से प्राप्त हुआ था। यह मेरठ से प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ था। कहां से? मेरठ से प्राप्त हुआ था। ठीक, कहां से प्राप्त हुआ था? मेरठ से प्राप्त हुआ था। परंतु फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने इसे फिरोज शाह तुगलक ने इसे मेरठ से स्थानांतरित कर, मेरठ से स्थानांतरित कर, स्थानांतरित कर, स्थानांतरित कर कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया, लाया। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली लाया था। ठीक, स्टार बनाकर नीचे लिखेंगे फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर मुगल काल का राजा था। फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक इसका जो शासनकाल रहा, में फर्रुखसियर के शासनकाल में, के शासनकाल में, के शासनकाल में ये पूर्णतः नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। फिरोज शाह तुगलक जो था 1320 के आसपास जब शासक हुआ करता था, 1320 ईस्वी के आसपास,
उस समय वो दिल्ली में लाया था। कहाँ से? मेरठ से। लेकिन बाद में चल करके जब मुगल साम्राज्य आया दिल्ली सल्तनत के बाद, तो ये फर्रुखियर के समय में क्या हो गया, पूर्णतः नष्ट होकर के खत्म हो गया था। ठीक, ये रहा कौन सा? तो अशोक के स्तंभ लेख में पहला मेरठ स्तंभ लेख, जो कि इम्पोर्टेंट है हर परीक्षा की दृष्टि से। कहीं न कहीं टेट सीटेट में भी, एसएससी की परीक्षा में तो गिनती नहीं है, पीसीएस की भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो मेहनत से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे भी। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, अगला देखेंगे। हमने पहले भी बता चुका है, अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। पहला शिलालेख, जो पत्थर की शिलाओं पर लिखा गया। दूसरे स्तंभ लेख, जो पत्थर के खंभों पर, स्तंभ का मतलब खंभों पर लिखा गया लेख। तीसरा गुहा लेख, जो गुफाओं में लिखे गए लेख हैं। तो अगला देखेंगे टोपरा स्तंभ लेख। अगले नंबर का टोपरा स्तंभ लेख। कौन सा? टोपरा, 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 टोपरा स्तंभ लेख। ठीक, टोपरा स्तंभ लेख में देखेंगे, यह हरियाणा के यमुनानगर से प्राप्त हुआ। यमुनानगर से प्राप्त हुआ। यह हरियाणा के यमुनानगर से क्या हुआ? प्राप्त हुआ। हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त, और हरियाणा का इस समय जो राजधानी है कहाँ है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी खुद राजधानी चंडीगढ़। तो हरियाणा के यमुनानगर से प्राप्त हुआ, परंतु इसे भी फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थानांतरित करवाकर कहाँ? दिल्ली लाया गया। कहाँ? दिल्ली लाया गया। ठीक, ये हरियाणा के यमुनानगर से प्राप्त हुआ था, परंतु इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थानांतरित करवाकर कहाँ लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। ये दिल्ली के लाल किले में स्थित है। ठीक, टोपरा स्तंभ लेख। आगे की तरफ देखेंगे, इससे जो और इम्पोर्टेंट है अगला, अगला वाला है इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभ लेख। इसका नाम है इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभ लेख, या इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखेंगे। यह इलाहाबाद के कौशाम्बी से प्राप्त हुआ। कौशाम्बी से प्राप्त हुआ। कहाँ से? इलाहाबाद के कौशाम्बी से प्राप्त हुआ। इसे अकबर के द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद किला में स्थानांतरित करवाया गया। ठीक, याद रखिएगा, इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक, इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसको रानी का अभिलेख
रानी का अभिलेख क्यों कहा जाता है, भी देख लेते हैं। रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। जो अशोक की पत्नी थी, अशोक की पत्नी कौन? रानी कारुवाकी, कारुवाकी, कारुवाकी। कोष्टक में लिखेंगे वाइफ ऑफ अशोक, वाइफ ऑफ अशोक, वाइफ ऑफ अशोक, अशोक, वाइफ ऑफ अशोक। अशोक की जो महारानी कारुवाकी थी, इनके द्वारा, इनके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, जाने का उल्लेख है, उल्लेख है। ये अपने समय में जो ब्राह्मणों को और असहाय लोगों को जो दान दिए हैं, कौन? महारानी कारुवाकी। किसकी? अशोक की जो पत्नी दान दी, उसका उल्लेख है इस प्रयाग स्तंभ लेख में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है। हमने ऑफलाइन में पढ़ा है, तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहा सर रानी का अभिलेख इसे क्यों कहा जाता है? तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा दान दिए जाने का क्या रहा है? उल्लेख रहा है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, इस अभिलेख में 3 शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक, इस अभिलेख में 3 शासकों का उल्लेख मिलता है। मेहनत से पढ़िए और बिना इसको पढ़े बार बार, ये याद होने वाले ही नहीं। ये हिस्ट्री है, ये कहानी है, इसको पढ़ेंगे और थिंकिंग करेंगे इस पे, तो बेहतरीन तरीके से ये याद भी रहेगा। लिखेंगे इसमें 3 शासकों का उल्लेख है, इसमें 3 शासकों का उल्लेख है, इसमें 3 शासकों का उल्लेख है, का उल्लेख, इसमें 3 शासकों का उल्लेख है। देखेंगे नंबर 1 अशोक, नंबर 1 अशोक, नंबर 2 समुद्रगुप्त, क्या? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। नंबर 3, नंबर जो 3 है वो है जहांगीर, कौन? जहांगीर। ठीक, जहांगीर किस काल में? ये मुगल काल, मुगल काल का राजा था, और ये गुप्त काल का राजा, और ये मौर्य, मौर्य राज या मौर्य। ठीक, इन तीनों शासकों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? प्रयाग स्तंभ लेख में। किसमें? प्रयाग स्तंभ लेख में। आगे की तरफ अगला अभिलेख देखा जाएगा। अब अगला सारनाथ स्तंभ लेख, 3 हो गए, चौथा देखा जाएगा सारनाथ स्तंभ लेख, चौथा सारनाथ, वाराणसी में है स्तंभ लेख। लिखेंगे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह इसी स्तंभ से लिया गया है, इसी स्तंभ लेख से लिया गया है, इसी स्तंभ लेख से लिया गया है, लिया गया है। ठीक, जो अशोक चक्र वाला है। ठीक, अगले दिनों में हम कभी उस पर चर्चा कर लेंगे। जो सिंह स्तंभ है, कैसे क्या हुआ, किसने उसकी खोज की थी 1905 में, सारी चीजों के विषय में एक दिन चर्चा होगा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में। अगला स्तंभ लेख देखेंगे, इसमें हम सांची का स्तंभ लेख, 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 इसको देखेंगे। इसमें ये मध्य प्रदेश में, इसमें कुछ खास नहीं, मध्य प्रदेश में बस। ठीक, आगे और सांची का स्तूप भी याद रखिएगा,
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया है 200 की नोट पर। छठवां देखिएगा, ये है लौरिया, लौरिया नंदनगढ़ नंदनगढ़ स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, इसके विषय में देखेंगे। ये जो है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, ये बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुआ है, चंपारण से प्राप्त हुआ है, से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। ठीक, बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। इसमें मोर का चित्र बना हुआ है, इसमें मोर का चित्र बना हुआ है, चित्र बना है, बना हुआ है, बना हुआ है। ठीक, अगला देखेंगे हम 7वां लास्ट वाला स्तंभ लेख, इसको लास्ट स्तंभ लेख देखा जाएगा। ठीक, अगला है रामपुरवा स्तंभ लेख, 7वां रामपुरवा। ठीक, रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख के विषय में देखेंगे। बिहार के चंपारण से ये भी प्राप्त हुआ है, बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है, बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है, से प्राप्त हुआ है, बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में नोट लिख लेंगे, वर्तमान में यह दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में है, भवन में है। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर दिक्कत परेशानी हो तो आप हमको बताएंगे। ये रहे अशोक के स्तंभ लेख। थोड़ा सा और इसमें हमको जानकारी रखना है। ठीक, तो उसको देख लेते हैं, क्या क्या हमको नॉर्मली जानकारी और रखना है। देखेंगे गुहा लेख, गुहा लेख दूसरी जगह कहीं लिखेंगे, गुहा लेख, गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब जो गुफाओं में लिखा गया लेख था, लिखेंगे। यह धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, की बात करता है। ठीक, कोई दिक्कत? दूसरा देखेंगे लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख राजकीय घोषणाओं, राजकीय घोषणाओं की बात करता है। ठीक, दीर्घ हमने देखा ही था, लघु छूटा था और गुहा लेख, ये दोनों चीजें हो गई। कोई किसी को दिक्कत? अब आगे की तरफ 2-3 पॉइंट और अशोक में लिखना है। आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम। ठीक, इसमें देखेंगे हम अशोक का, अशोक का, अशोक का सर ए कुहना, सर ए कुहना
जिसे बोलते थे कंधार, कंधार। ठीक। अभिलेख, अभिलेख, अभिलेख। ग्रीक, ग्रीक एवं अरमाइक, एवं अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि में प्राप्त हुआ है, में प्राप्त हुआ है, में प्राप्त हुआ है। यानी जो अशोक के सारे कोहना कंधार अभिलेख हैं, ये ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और अब देखेंगे मौर्य काल से संबंधित विभाग। अगला चैप्टर होगा इसी में, मौर्य साम्राज्य में मौर्य काल से संबंधित विभाग, जो कि हर एग्जामों में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। मौर्य काल से संबंधित विभाग हेडिंग डालेंगे, मौर्य काल से संबंधित विभाग। ठीक, मौर्य काल से संबंधित विभाग। ठीक, एक तरफ लिखेंगे तीर्थ। एक चीज इसमें नोट करिएगा सबसे पहले, मौर्य काल में, मौर्य काल में, किसमें? मौर्य काल में राज्य के सर्वोच्च अधिकारी को, अधिकारी को, राज्य के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। यहाँ से लिखेंगे, अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। ठीक, इसमें जो तीर्थ हुए वो 18 हुए। कितने तीर्थ? 18 तीर्थ मौर्य काल में थे। फिर अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक, 26 अध्यक्ष विभागों में अध्यक्ष। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम कॉलम बनाएंगे इसमें कि कौन किससे क्या संबंधित है, इसको मिटा करके। ठीक, कॉलम बनाने से देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा और लिख लेंगे इसमें। लोक कल्याणकार जो लिखेंगे, मौर्य काल, मौर्य काल लोक कल्याणकारी राज्य था, लोक कल्याणकारी राज्य था। कैसा था? लोक कल्याणकारी राज्य था। मौर्य जो काल था ये लोक कल्याणकारी राज्य था। ठीक, आगे देखेंगे, यह केंद्रीकृत, यानी बहुत बड़ा केंद्रीकृत स्वरूप, सब सिविल के परीक्षाओं में सब काम करेंगे, स्वरूप लेने के बावजूद, लेने के बावजूद, केंद्रीकृत स्वरूप लेने के बावजूद भी निरंकुश, निरंकुश शासन था। यानी राजा की तानाशाही नहीं थी। केंद्रीकृत का मतलब बहुत विशाल होने के बावजूद भी लोक कल्याणकारी था, यानी जनता के हितैषी था। कौन? ये मौर्य काल जो था, मौर्य काल लोक कल्याणकारी कैसा था? राज्य था, यानी जनता के हित के बारे में सोचता था, और निरंकुश शासन नहीं था, बावजूद भी निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन का मतलब, सॉरी, नहीं था, यहाँ गलती लिखा, नहीं था, नहीं था मतलब राजा का तानाशाही नहीं चलती थी। आगे की तरफ देखेंगे
कौटिल्य ने, कौटिल्य, चाणक्य जिसका नाम है, इसकी का नाम है क्या, विष्णुगुप्त, याद रखेंगे। कौटिल्य ने, कौटिल्य ने राज्य की, राज्य की, राज्य की सप्तांग विचार, सप्तांग विचार, सप्तांग विचार धारा को, धारा को प्रतिपादित, प्रतिपादित किया है, किया है, ठीक, धारा को प्रतिपादित किया है। राज्य के 7 अंग बताए हैं, राज्य के 7 अंग बताए हैं, 7 अंग बताए हैं, बताए हैं। यानी चाणक्य ने सप्तांग विचारधारा प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा कि राज्य, अगर कोई भी राजा है तो उसके 7 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 देखेंगे, इसमें नंबर 1 देखेंगे राजा, राजा, ठीक। नंबर 2 देखेंगे इसमें अमात्य, अमात्य, ठीक। तीसरा देखेंगे जनपद, क्या, जनपद। इसके बाद चौथा देखेंगे दुर्ग, क्या, दुर्ग, ठीक। पांचवा देखेंगे, इसमें पांचवा है कोष, क्या, कोष। छठवां देखेंगे, इसके बाद दंड, बल, इसी को बोलते हैं सेना। सातवां इन्होंने बताया था जो होता है वो है मित्र, ठीक। इन्होंने इतना बताया कि 7 तरीके से एक राजा के क्या होते हैं, सप्तांग विचारधारा, इससे शासन चलता है। एक राजा के इतने लोग होते हैं, ठीक। अब कौन कौन ये लोग होते हैं इनके बारे में थोड़ा देखा जाएगा। जो राजा, राजा का मतलब सिर, ठीक, सिर होता है। इन्होंने कहा कि राजा का सिर। अमात्य का मतलब आंख, आंख, ये चाणक्य बता रहे हैं। जनपद का मतलब इन्होंने बताया जंघा, ठीक। राजा का अंग जो जंघा है वो जनपद को प्रदर्शित कर रहा है, और जो आंख है वो अमात्य को बता रही है, ठीक। और राजा का जो मतलब राजा है वो सिर उसका प्रदर्शित कर रहा है। दुर्ग, दुर्ग का मतलब किला होता है। इसका मतलब उन्होंने बताया कि जो बाण है ये राजा की क्या है, किला है। कोष, कोष उसका राजा का क्या है, मुख है। यानी मुख जितना बटोर लेगा खर्च कम होगा, फैला लेगा खर्च ज्यादा हो जाए। दंड बल सेना को उन्होंने बताया राजा का जो मस्तिष्क है, यही क्या है, मस्तिष्क। इसी से वो हार सकता है, इसी से वो जीत सकता है। मित्र का मतलब उन्होंने बताया कान, कान में राजा कैसा सुनता है, ठीक, वही उसका मित्र है, ठीक। इतनी चीज रही। इन्होंने 7 शासन की 7 पद्धतियों को बताया। किसने? चाणक्य ने बताया था। किसको? सप्तांग विचारधारा में अपने बताया था। किसने बताया? कौटिल्य, चाणक्य ने बताया, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम। ये मौर्य काल की शासन प्रणाली की व्यवस्था में हम देख रहे हैं। कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, दिक्कत परेशानी होती है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल को जितना से ज्यादा हो सके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। कमेंट में आप लोग ना कुछ पूछते हैं ना कभी बताते हैं कि क्लास कैसी लगी। ये आपकी कमियां हैं, क्योंकि अगर क्लास नहीं समझ में आता होगा तो बात यही है कि समझ में नहीं आता है, तभी आप लोग कमेंट नहीं करते। नहीं तो अगर समझ में आता तो कमेंट तो जरूर आता, ठीक। मौर्य काल में हमने देखा कि जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था उसको तीर्थ कहा जाता था। 18 तीर्थ थे, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम उसको देखेंगे, ठीक। तो एक तरफ लिखेंगे तीर्थ, तीर्थ, और दूसरी तरफ लिखेंगे संबंधित विभाग, संबंधित, संबंधित विभाग, या संबंधित विभाग, संबंधित विभाग, ठीक। संबंधित विभाग देखिएगा। इसमें तीर्थ में आ गया पुरोहित,
क्या आ गया? पुरोहित। पुरोहित क्या आ गया? पुरोहित। पुरोहित। पुरोहित में देखेंगे यार, प्रमुख, प्रमुख, धर्माधिकारी, धर्माधिकारी। जो पुरोहित हुआ करता था ये मौर्य काल में प्रमुख धर्माधिकारी हुआ करता था। ठीक, तथा क्या हुआ करता था? तथा ये पीएम भी था। क्या? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, दूसरा देखेंगे प्रशास्ता। प्रशास्ता, प्रशास्ता। ठीक, प्रशास्ता जो है ये राजकीय आज्ञाओं, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख, को लिखने वाला प्रमुख क्या कहलाता था? प्रशास्ता कहलाता था। ठीक, आगे देखेंगे सेनापति। सेनापति, जो सेनापति हुआ करता था ये सेना का नेतृत्व करता था। सेना का नेतृत्व करता, सेना का नेतृत्व करता। ठीक, आगे सेनापति के बाद देखेंगे युवराज। युवराज कौन होता था? राजा का उत्तराधिकारी। राजा का उत्तराधिकारी क्या हुआ करता था? युवराज हुआ करता था, उसको युवराज बोला जाता था। ठीक, ये तीर्थ थे, संबंधित इनसे विभाग देखा जा रहा था। आगे देखेंगे समाहर्ता। क्या? समाहर्ता। समाहर्ता क्या करता था? ये राजस्व विभाग का प्रमुख था। कौन? राजस्व विभाग का प्रमुख, राजस्व विभाग का प्रमुख, राजस्व विभाग का क्या? प्रमुख। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसमें समाहर्ता के बाद प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। ठीक, ये जो हुआ करता था ये न्यायाधीश हुआ करता था। न्यायाधीश। ठीक, जो न्याय देता था। आगे की तरफ देखेंगे इसको मिटाने के बाद ये सारे जितने हम लिखवा रहे हैं अधिकतर इम्पोर्टेंट है इसलिए लिखवा रहे हैं। इसको थोड़ा सा देखते रहिएगा बड़े एग्जामों में जाने के बाद। ठीक, रेलवे जैसे एग्जाम इसको पूछते रहते हैं। देखिएगा आगे नायक। क्या? नायक। ये सेना का प्रमुख हुआ करता था। क्या? सेना का प्रमुख। सेनापति सेना का नेतृत्व करता था और नायक इसका क्या हुआ करता था? प्रमुख हुआ करता था। अगला देखेंगे इसमें दंडपाल। ये जो हुआ करता था सेना के सामान को जुटाने वाला प्रमुख, सेना को जुटाने वाला क्या? प्रमुख हुआ करता था। ठीक, कौन? जो दंडपाल हुआ करता था। आगे दुर्गपाल। किला की रक्षा करने वाला। किला की रक्षा करने वाला। किला की रक्षा करने वाला क्या कहलाता था? दुर्गपाल कहलाता था। ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे अब सैन्य व्यवस्था देखा जाएगा। उसके पहले एक बार अशोक के कालीन के जो प्रांत थे उसको देख लिया जाए। ठीक, अशोक के काल में जो सैन्य प्रांत हुआ करते थे, कौन कौन से प्रांत थे उसको देख लिया जाए। हेडिंग देंगे अशोक कालीन प्रांत। अशोक कालीन प्रांत। ठीक, अशोक कालीन प्रांत देखिएगा।
उत्तरापथ, ठीक, तक्षशिला। उत्तरापथ, तक्षशिला, ठीक। फिर अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र, ये जो कहाँ था, उज्जैन, उज्जैनी, उज्जैनी, ठीक। अवंती की तरफ, अवंती कहाँ पड़ता है, उज्जैन, मालवा वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे इसमें कलिंग प्रांत, कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम, कलिंग प्रांत, क्या कलिंग प्रांत, ये कौन सा क्षेत्र, तोसली, इसकी उस समय राजधानी हुआ करती थी, कहाँ, तोसली। आगे की तरफ दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, दक्षिण की तरफ कौन सा इसका उधर प्रांत चल रहे थे, उसको देखेंगे सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी तमिलनाडु के क्षेत्रों में है, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे तो हो जाएगा प्राची, प्राची, ठीक। प्राची जो पड़ता था ये मध्य प्रदेश, ठीक। कहाँ, पाटलिपुत्र। ये अशोक के समकालीन क्या थे, प्रांत हुआ करते थे, ठीक। यहाँ तक हुआ। अब हम देखेंगे इसमें सैन्य व्यवस्था, ठीक, मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था, जिसमें अशोक के भी समय का जिक्र रहेगा। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, ठीक। देखिएगा मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी, हम लोगों ने शुरू से देखा कि भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी सेना रखने वाला 6,40,000 करीब सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास, ठीक, यानी अशोक के दादा के पास। जब इतनी बड़ी सेना रखा कि उसकी सेना को देखकर सेल्यूकस निकेटर्स डर गया, ठीक। और जब सेल्यूकस निकेटर्स डर गया तो संधि करके अपने पुत्री का उसके साथ विवाह भी कर दिया। तो 6,40,000 इतनी बड़ी सेना रखा था, तो जाहिर सी बात है कि उसकी सैन्य जो व्यवस्था होगी मजबूत होगी। तो देखेंगे इसमें लिखेंगे बहुत संगठित थी, इसमें लिखेंगे सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था बहुत संगठित थी, बहुत संगठित थी। कैसी थी, बहुत संगठित थी, ठीक। संगठित का मतलब एक क्रमबद्ध में बधी हुई थी, बड़े आकार की थी। मेंस के सब क्वेश्चन है, बड़े आकार की थी। कैसी थी, बड़े आकार की थी। आगे की तरफ देखेंगे चाणक्य ने, चाणक्य ने, चाणक्य ने, चाणक्य ने चतुरंग, चतुरंग बल, चतुरंग बल, ठीक, चतुरंग बल को बताया है, को बताया है, को बताया है। यानी जो उसका प्रधानमंत्री हुआ करता था मौर्य साम्राज्य में चाणक्य, ये चतुरंग बल को बताया है। कौन कौन से चतुरंग बल हैं इनको देखेंगे कोष्टक में, नोट भी करेंगे इनको। देखेंगे पैदल सैनिक, एक पैदल सैनिक हुआ करता था, पैदल सैनिक, ठीक। दूसरा घुड़सवार हुआ करता था, कौन, घुड़सवार, क्या, घुड़सवार, घुड़सवार हुआ करता था। हाथी हुआ करती थी, हाथी, और युद्धरथ, युद्धरथ, यही 4 प्रकार के बल थे, ठीक, जिसकी बात चाणक्य ने चतुरंग बल से बताया है, ठीक। आगे देखेंगे उपरोक्त,
उपरोक्त यह सेना का प्रमुख भाग था। प्रमुख भाग था, सेना का क्या था? प्रमुख भाग था। ठीक, ये जितनी व्यवस्थाओं को हमने देखा उपरोक्त में, ये सेना का भाग था। आगे देखेंगे मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटस का राजदूत, बाद में चंद्रगुप्त का बना। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज की इंडिका, जो इन्होंने पुस्तक लिखा इंडिका नामक, उसमें जो इन्होंने बताया है इंडिका के अनुसार, इंडिका के अनुसार इन्होंने बताया कि मौर्य काल में 6,40,000 सेना, ठीक, 6,40,000 सेना, 50,000 घोड़े, 50,000 घोड़े क्या थे? 50,000 घोड़े थे। ठीक, इसके बाद इन्होंने बताया 9,000 हाथी, 9,000 हाथी, ठीक, 9,000 हाथी। फिर 800 रथ थे। कितने? 800 रथ, युद्ध रथ हुआ करते थे लड़ने के लिए। ठीक, इन्होंने बताया कि विराट सेना थी। कैसी थी? विराट सेना, विराट सेना थी, विराट सेना थी। मेगास्थनीज जो था, ये बताए इंडिका में अपने पुस्तक में कि जो उस समय के मौर्य साम्राज्य की सेना हुआ करती थी, विराट सेना थी, जिसमें 6,40,000 सेना, 50,000 घोड़े, 9,000 हाथी और 800 रथ। 9,000 हाथी का मतलब आप सोच सकते हैं बहुत बड़ी चीज होती। उसका भोजन कैसे तैयार हुआ होता था, ये बहुत बड़ी चीज है। आगे की तरफ देखेंगे इसकी सेनाओं के बारे में और इतिहासकारों का क्या कथन है। जो मौर्य साम्राज्य की सेना हुआ करती थी, इसके बारे में इतिहासकारों का और कथन देखेंगे। जस्टिन, जूडो जस्टिन से हुआ, वो बताया, जस्टिन जूडो, ठीक, ये सब लेखक रहे के अनुसार ये बताया चंद्रगुप्त की सेना को बताया है, क्या बताया है देखेंगे। डाकुओं का गिरोह, क्या? डाकुओं का गिरोह, ठीक, डाकुओं का गिरोह बताया है इसने। किसने? जस्टिन जूडो ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह बताया। आगे देखेंगे चाणक्य ने सैन्य व्यवस्था को अपने अर्थशास्त्र, जो इन्होंने राजनीति की पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र, अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। देखेंगे ये जो 3 भाग हैं कौन कौन से हैं। पहला था पैदल, ठीक, सॉरी वो तो देख चुके, पुश्तैनी सेना, पुश्तैनी सेना यानी जो बाप दादा से चली आ रही है, नंबर 1 जो विरासत में मिलती है रक्षा करने के लिए। दूसरा देखेंगे वो है भाटक सेना, जो बाहर की तरफ रक्षा करती थी। तीसरा देखेंगे नगरपालिका सेना,
नगर पालिका सेना, ठीक, नगर पालिका सेना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अब मौर्यकालीन के समय की न्याय व्यवस्था को देखेंगे। किस चीज को? न्याय व्यवस्था को। अब तक सैन्य व्यवस्था को देखे। ये सारी चीजें वनडे की दृष्टि में बहुत कम पूछी जाती हैं। मेंस वगैरह की, जैसे अल्टीग्रेड की भर्ती है, कोई हिस्ट्री लिया है तो उसके लिए भी काम करेगी, ठीक। पीजीटी देना है उसमें तो बेहतरीन काम करेगा, पीजीटी वगैरह में, अगर प्राचीन इतिहास है तो। आगे हम देखेंगे अब मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। क्या? मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था देखेंगे। इसमें जो न्याय का सर्वोच्च व अंतिम निर्णय सम्राट का होता था। सम्राट का होता था, ठीक। यानी जो सम्राट कहता था वही माना जाता था। कोई दिक्कत इसमें? मौर्य काल में जो न्याय का सर्वोच्च और लास्ट अंतिम निर्णय हुआ करता था सबसे बड़ा, वो सम्राट का हुआ करता था। अगर सम्राट जो कुछ भी कह देता था, फांसी दीजिए तो दे दिया जाएगा। और न्याय का सबसे छोटा स्तर, सबसे निचला स्तर ग्राम सभा हुआ करती थी। ग्राम सभा हुआ करती थी। ग्राम सभा हुआ करती थी, ठीक। न्याय की सबसे निचला स्तर जो हुआ करती थी, ग्राम सभा हुआ करती थी, जहां गांव का कोई बहुत वृद्ध आदमी जो सर्वाधिक सबसे सीनियर हो, जिसे पंचायत बोलते हैं, बाद में वही पंचायत का रूप लिया, जो निर्णय देता था उसको माना जाता था। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें अर्थशास्त्र जो राजनीति की पुस्तक, ये जो अर्थशास्त्र है, राजनीति की पुस्तक, इसमें दो तरीके के न्याय की बात की गई है, ठीक। पहला जो है ये है ग्राम संस्था। ठीक, ग्राम संस्था। दूसरा जो है इन्होंने बताया कि कंटक शोधन, एक फौजदारी मामले के लिए होती थी। फौजदारी मामले, इसमें फौजदारी मामले सुने जाते थे। और ये जो ग्राम संस्था में थी, ये धर्म अस्थिर थी। क्या? धर्म अस्थिर, ठीक। इसका नाम था धर्म अस्थिर। ये इम्पोर्टेंट है, उतना ही नहीं है, ठीक। धर्म अस्थिर। और एक कंटक शोधन था। इसमें जो देखे जाते थे, इसमें दीवानी मामले देखे जाते थे। दीवानी मामले। इसमें दीवानी मामले में जो आता है, जैसे आज के समय में दीवानी मामले में जिसमें शादी है, तलाक है, इस सारी चीजों के देखा जाता है, ठीक है। दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, ये सब की चीजें। फौजदारी में है मार झगड़ा वाला मामला, ठीक। ये सारी चीजें, लूटपाट, हत्या, ये सब फौजदारी मामले में आते हैं। आगे की तरफ अब हम देखेंगे गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल की गुप्तचर की व्यवस्था क्या थी, ठीक। ये सब अधिकतर कभी कभी परीक्षाओं में एसएससी के पूछे जाते हैं, नहीं तो फिर मेंस की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री विस्तृत पढ़ रहे हैं, इसलिए कि आगे चल करके कोई फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, ना ज्यादा दिक्कत हो, बेसिक आपका मजबूत रहे। गुप्तचर व्यवस्था, अगला क्या? गुप्तचर व्यवस्था।
मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर, ठीक, गुप्तचर व्यवस्था, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। इसमें देखेंगे ये जो गुप्तचर व्यवस्था हुआ करती थी ये दो प्रकार के थे, ठीक, गुप्तचर, गुप्तचर संस्था, गुप्तचर जो संस्था हुआ करती थी ये दो प्रकार की थी, ठीक। एक का नाम था संस्था, दूसरे का नाम था संचार, ठीक। संस्था जो हुआ करती थी वो अस्थाई थी, ठीक, ये अस्थाई थी, अस्थाई समूह था, और ये घुमक्कड़ी समूह था, घुमक्कड़ी समूह, घुमक्कड़ी समूह था, ठीक। गुप्तचर संस्था, गुप्तचर का मतलब है पता लगाना देश विदेश में क्या हो रहा है या हमारे राज्य में और सारी चीजें क्या हो रही है, इसका गुप्त जो बातें चीतें हैं उसको राजा तक पहुंचाना। तो गुप्तचर संस्था उस समय मौर्य काल में दो प्रकार की थी, एक संस्था थी, दूसरा संचार। संस्था अस्थाई समूह थी जो अस्थाई बैठ करके अधिकारी उसमें पता लगाते थे, लेकिन जो संचारा था एक घूम घूम कर जगहों पर घूम घूम करके पता लगाते थे, जैसे वर्तमान में एसटीएफ घूम घूम करके पता लगाती है। आगे की तरफ देखेंगे इसमें अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र है इसमें गुप्तचर को, गुप्तचर को चाणक्य ने गूढ़ पुरुष कहा है। क्या? गूढ़, गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष कहा है, कहा है, क्या कहा है? गूढ़ पुरुष कहा है, ठीक। और गुप्तचर के प्रमुख को, गुप्तचर के प्रमुख को, के प्रमुख को, गुप्तचर के प्रमुख को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? इसको कहा जाता है सर्प महामात्य, सर्प महामात्य। महामात्य का मतलब प्रधानमंत्री और सर्प जुड़ गया उसमें, ठीक, यानी सर्प की तरह छिप छिप कर रहने वाला जो प्रधानमंत्री था वो सर्प महामात्य था, ठीक। यहाँ तक हुआ। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें अब थोड़ा सा मूल्यांकन किसका? अशोक के जो पिता हुए इनकी। मौर्यकालीन कृषि में देखा जाए तो मौर्य काल के जो कृषि है इसमें वही चीज है जो उत्तर वैदिक काल से सारी चीजें उगती थी, वही सारे चीज थे, व्यापार भी वही था। इसमें मूल्यांकन ये करना है कि इनके धार्मिक व्यवस्था को देखना है। तो देखिए शुरू में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, कुछ लोग इतिहासकार उसको मानते हैं कि वो शूद्र था, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर आचार्य चाणक्य ने अगर उनकी सहायता किया था तो ऐसा माना जाता है कि वो किस धर्म का अनुयायी रहा होगा, वो माना जाता था क्षत्रिय का। लेकिन वो बाद में जैन धर्म को अपनाया और उसी के संस्थारा में, जैसे कि 298 BC में हमने देखा कि उस संस्थारा के द्वारा उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर उसी का चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का जो बिंदुसार आया, अमित्रघात, ठीक, शत्रु विनाशक अमित्रघात आया, जिसको माना जाता है कि वो भी शैव धर्म का था या वैष्णव ब्राह्मण था, ठीक। बाद में उन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपना लिया। आजीवक संप्रदाय क्या है? महावीर स्वामी के जब उन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, तो उनके संपर्क में एक व्यक्ति आया था महावीर स्वामी के, जिसका नाम था मखली गोशाल। तो उनके साथ 5-6 साल तक रहा, तो उसने प्रभावित होकर के महावीर स्वामी के विरोध में एक अलग संप्रदाय बना लिया, जैन धर्म को छोड़कर। उन्होंने बनाया आजीवक संप्रदाय, जो भाग्यवादी विचारधारा का था, यानी भाग्य पर विश्वास करता था, ठीक। तो उसी आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार, चंद्रगुप्त का लड़का और अशोक का पिता, ठीक। इसके बाद उसको माना जा रहा था कि आजीवक संप्रदाय का था, लेकिन उसका जो धर्म था ब्राह्मण माना जाता है, कहीं कहीं शैव बताया जाता है, क्लियर वो भी नहीं है इतिहासों में। उसी प्रकार अशोक को माना गया कि ये ब्राह्मण धर्म का था, ठीक। लेकिन जो
राजतरंगिणी है, जिसे को कल्याण ने लिखा है जम्मू कश्मीर में कि श्रीनगर की स्थापना किया राजतरंगिणी के अनुसार, और नेपाल में देवपत्तन की स्थापना किया। और उन्होंने बताया कि अशोक जो है इस शैव धर्म का अनुयायी है, यानी शिव को मानता है, लेकिन फिर भी अशोक अपने धर्मों के समय में जैन धर्म को भी मान्यता दिया। ठीक, फिर इसके बाद बौद्ध धर्म को भी मान्यता दिया, और इसके साथ साथ अशोक के समय में जो ब्राह्मण थे इनको भी ऊंचे पदों तक आसीन रखा। फिर भी अशोक ने लास्ट में चलते चलते कलिंग के युद्ध से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक, पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई उसकी अध्यक्षता भी अपने इसके शासनकाल जो था अशोक का ही था। ठीक, शासक था उस समय अशोक। इसी के समय में पाटलिपुत्र में क्या हुआ था, तृतीय बौद्ध महासंगीति हुई। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर भी इसके जो पिता थे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के, उस समय के जो आजीवक संप्रदाय के संत थे उनके लिए मध्य प्रदेश के बरार में, ठीक, जो बरार की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार तक के क्षेत्रों में, झारखंड में तक फैली, उन क्षेत्रों तक के लिए इन्होंने क्या किया है, अशोक ने उस समय बरार की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया, किनके आजीवकों को रहने के लिए। ठीक, तो हम धर्म के देखें तो निश्चितता मौर्यकालीन का जो धर्म है, अधिकतर जो इतिहासकारों का मानना है उस शैव या ब्राह्मण धर्म को ही माना जा सकता है। ठीक, लास्ट में सभी लोगों ने इसके पिता चंद्रगुप्त जैन धर्म को अपनाया, और बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया, और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये रही उसके मूल्यांकन की। और शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था को हमने देखा, गुप्तचर व्यवस्था को देखा, कृषि जो उत्तर वैदिक कालीन समय में हुई है वही कृषियां भी थी। ये सारी चीजों को जो इम्पोर्टेंट रहा हमने उसको देखा। और इसमें हमारी दृष्टि से वनडे एग्जाम की दृष्टि तक, पीसीएस प्री तक की परीक्षाओं तक को टच करने के लिए इतना काफी है। ठीक, और अगर कुछ छूटता भी है तो मेंस की परीक्षाओं के और कुछ पीसीएस में बहुत विशेष महत्वपूर्ण चीजें छूट सकती हैं, लेकिन इतना काफी है। मेहनत से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको सूचित करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। मेरा ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को बताएं, करवाएं और उनको शेयर भी करें। ठीक, पेट का हमारा नया बैच लॉन्च हुआ है, वो क्रैश कोर्स है, जब तक एग्जाम नहीं होता उसके पहले पूरा करने की पूरी कोशिश रहेगी। अभी उसकी फीस 15 सितंबर तक 149-50 रुपए के करीब में है, डिस्काउंट में उस तरह से 200 रुपए का है। तो उसको भी बताएं, प्ले स्टोर से उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज ऐप इंस्टॉल करें और उसे बैच को परचेज करके अपने भविष्य को एक अच्छे प्रकाश की तरफ लेकर के चले। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, यानी हे माँ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलो, और उसके साथ मेहनत से संघर्ष भी करें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको।